नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूट्यूब में। हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं चर्चा कर रहा था आपसे लास्ट क्लास में भारत सरकार अधिनियम 1919 की। आज आगे बढ़ाने की कोशिश है। आज भारत सरकार अधिनियम 1935 की चर्चा करेंगे। ध्यान से क्लास को देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। देखिए, आर का जो बैच है या लोअर पीसीएस के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें गति देने की ज़रूरत तो है, थोड़ा सा तेज़ चलना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार से चल रहे हैं आप सभी लोग चलते रहिएगा, साथ में लगातार पढ़ते रहिएगा। जितनी चीज़ें आपको मुहैया कराई जा रही हैं चीज़ों में गति आएगी। मैंने आपको बताया था कि आदित्य सर के एग्ज़ाम है, इसीलिए वीडियो लगातार नहीं आ पा रही हैं। वो लगभग 6 तारीख को फ्री होंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि चैनल पर वीडियो की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, इस हफ्ते में थोड़ी सी व्यवस्था या एक तरह से कहूँ कि बिजनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है, चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से समझना बातों को। यहाँ हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था, इसको जानने से पहले एक रूपरेखा बनानी जरूरी है, एक प्रस्तावना जाननी जरूरी है, एक आधार जानना जरूरी है। देखिए, आपको अगर याद होगा तो 1919 में एक बात मैंने आपको बताई थी लास्ट में, एक वैधानिक आयोग बनाया गया था। वैधानिक आयोग मतलब जिसका काम था समीक्षा करना और अपनी रिपोर्ट 10 साल में अपनी रिपोर्ट इसे सबमिट करनी थी। 10 साल में रिपोर्ट इसे देनी थी, रिपोर्ट देना था इसने। ठीक है, यानी कि 1919 में ये बना तो 10 साल कब होते, 1929 में होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय लोगों के लगातार आंदोलन और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर के ब्रिटिश सरकार में थोड़ी खलबली मची रही। उसी खलबली के चलते हुए उन्हें 2 साल पहले ये कदम उठाना पड़ा कि 1927 में, ठीक है, इंग्लैंड में भारतीय संवैधानिक समीक्षा के लिए एक आयोग बनाना पड़ा, एक कमीशन बनाना पड़ा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। और यही आयोग किस नाम से जाना गया, साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। ध्यान से समझना, 1927 में, यानी कि जो चर्चा 1929 में शुरू होनी थी उसे 2 साल पहले ही इंग्लैंड के अंदर एक आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन, जिसका नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन। इसका काम क्या है, भारतीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा करना। भारतीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा करना। ठीक है, ध्यान रखना, साइमन कमीशन का काम ये है। अब साइमन कमीशन क्या करेगा, भारतीय लोगों के लिए काम करना चलेगा। अब देखो, इस साइमन कमीशन में कुल मिलाकर के 7 सदस्य रखे थे। अध्यक्ष आपको पता चल गया सर जॉन साइमन है। इन 7 सदस्यों में से एक नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्लेमेंट एटली, जो आगे चल के क्या बनेंगे, भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेंगे और ब्रिटिश पीएम बनेंगे। ठीक है, आगे चल के, वो अभी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे मैं साइमन कमीशन को बिल्कुल डिटेल में आपसे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ आपको केवल एक वैधानिक मत अपना रखना है और उस अधिनियम से हमारे संविधान में क्या क्या बदलाव देखने को मिले वो थोड़ी सी चर्चा मुझे आपके साथ करनी है। ये देखो, ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पूरा पार्ट है। इसमें साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फॉर्मूला, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, जो सब एक तरीके से 1935 के आधार बने, उन सब की चर्चा मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ इनकी चर्चा यहाँ नहीं करते, यहाँ मोटा मोटा देखते चलेंगे कि हुआ क्या था। ठीक है, और जब मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद पॉलिटी का पार्ट अलग कर देंगे और हिस्ट्री वाला पार्ट अलग कर देंगे, तब आप देखोगे हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन होंगे उन राष्ट्रीय आंदोलनों में मैं आपसे एक एक चीज़ की चर्चा करूँगा, बिल्कुल डिटेल में करूँगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब ये बनता है यहाँ पे 7 सदस्य हैं साइमन कमीशन।
अब इसने भारत आना है। अब जब इसने भारत आना है साइमन कमीशन ने, और क्या करना है, भारतीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा करना है। यानी कि अगर आप इस बात को देख सकें तो यहाँ ये है, जैसे आप किसी गांव के अंदर रहते हैं तो उस गांव के अंदर क्या समस्या है, वहाँ लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, ये वहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति ही जान सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपके गांव के लिए कोई नियम बना दूं, या मैं आपके गांव को मैंने कभी देखा भी नहीं, मुझे वहाँ की समस्या भी नहीं पता है, वातावरण भी नहीं पता है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। बस मुझे कहा गया कि जाओ वहाँ जाइए और देखिए कि क्या क्या ज़रूरतें हैं और मुझे बताइए, एक रिपोर्ट सबमिट करिए। तो ये साइमन कमीशन को ये काम करना था। तो इस चीज़ से सारे लोग क्या थे, खफा थे। तो अगर मैं बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी, यहाँ पे एक मिनट होल्ड रखना आप लोग। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध किया। विरोध करने के पीछे कुछ कारण भी थे, उसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि 1927 में जब ये कमीशन बनता है तो 1927 में ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपना मद्रास में एक अधिवेशन करती है। कहाँ पे, मद्रास अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं एम ए अंसारी जी। अध्यक्ष कौन है, एम ए अंसारी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है, एम ए नहीं आया, एम एन कर सकते हैं आप, एम एन अंसारी करिए या एम अंसारी करिए, एम एन ये करिए, ऐसे करिए, एम एन अंसारी। ठीक है, अध्यक्ष थे। अब देखो यहाँ इनकी कुछ मांगे थी। पहली मांग क्या थी कि देखो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करा गया था, और यहाँ कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत का जो व्यक्ति हैं, भारत के लोग हैं, वो एक ऐसे कमीशन का हिस्सा बने जो भारत के संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा करेगा। लेकिन साइमन कमीशन में ऐसा था ही नहीं। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य, सभी के सभी अंग्रेज, सभी अंग्रेज सदस्य थे, सभी अंग्रेज सदस्य। किसमें, साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्य। दूसरी बात, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें। तो ये दो बड़ी चीज़ें थी जिससे के कारण कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन के अंदर साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित करा। ठीक है, पूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, कि कांग्रेस क्या करेगी, साइमन कमीशन के खिलाफ है, इसका बहिष्कार करेंगे हम लोग। और साइमन कमीशन को एक नाम से पुकारा गया, श्वेत कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन को क्या कहा गया, श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि सारे कौन है इसमें, अंग्रेज हैं, सारे गोरे हैं, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं है, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्या क्या यहाँ पर पुकारा गया। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन अपने आप में एक अलग से वीडियो बनाने वाला टॉपिक है। इस पर 25-30 मिनट हम चर्चा करेंगे जब हम वहाँ पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि साइमन कमीशन को तो भारत आना ही है, तो साइमन कमीशन कहाँ आता है, भारत आता है। और ये भारत कब आता है, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर बैठते हैं यहाँ पे कि भारत कब आया, 28 में, बना कब, तो 27 में। ठीक है, ध्यान रखना, बना कब 27 में, भारत कब आया 28 में। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर इसका लगातार विरोध चल रहा है भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने भी क्या कह दिया कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, तो इसका लगातार विरोध चल रहा है। लेकिन साइमन कमीशन को तो काम सौंपा गया है। तभी क्या होता है कि जो भारत का सचिव है, भारत राज्य सचिव या भारत सचिव, जिसका नाम है बर्केनहेड। बर्केनहेड क्या करता है, जरा ध्यान से समझना। देखिए कभी अगर आप लोग देखोगे, मान लिया कि आप कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आप उसे बार बार कह रहे हैं कि देखो बेटा इसे ऐसे नहीं, ऐसे कर, इसमें ये गलती कर रहा है, तू इस चीज़ को ऐसे कर, यहाँ तूने ये छोड़ दिया, तू ऐसे कर। तो वो आदमी जब तक आपको सुनता रहेगा तो सुनता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे लगेगा कि अब ये बातें मेरी सहनशीलता की जो सीमा है उसे तोड़ रही है, अब मुझसे सहन नहीं होंगी ये बातें, तो वो क्या कहेगा, ऐसा कर ले भाई, तू ही कर ले,
ठीक। तो उसी तरीके से जब लगातार इसका साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, लगातार विरोध चल रहा है, तो जो भारतीय सचिव था या भारत राज्य सचिव था बर्कनहेड ने फिर क्या कहा, जो लोग विरोध कर रहे थे यानी कांग्रेस को क्या कहा कि भाई एक काम करो, या जो भी राजनीतिक पार्टी है एक संवैधानिक मसौदा तैयार करिए। आप ऐसा करो, एक संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी इसने। ऐसा करो, चलो हम तो साइमन कमीशन बना ही दिया, ये तो अपना काम कर ही रहा है, तुम भी एक संवैधानिक रूप से जो सर्वमान्य हो सके एक ऐसा मसौदा तैयार करके दो तो हम माने। बर्कनहेड ने ये कह दिया। अब बर्कनहेड ने ऐसा कहा तो इसके बाद फिर भारत में क्या गई, एक बाढ़ सी आई। ठीक है, अलग अलग लोगों ने फिर अपने अलग अलग चीज़ें यहाँ सामने रखी, जिसमें आप पढ़ते होंगे, आपने नेहरू रिपोर्ट को पढ़ा होगा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट आई, वो इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक भारतीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों की चर्चा करने के लिए यहाँ रखी गई थी। अब 1928 में क्या आई फिर बेटा, नेहरू रिपोर्ट आई, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर यह एक नेहरू समिति बनी थी जिसने नेहरू रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट को देने वाले जो थे उनमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, और यहाँ सचिव का कार्यभार संभाल रहे थे कौन, इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी, एक रिपोर्ट दी गई, नेहरू रिपोर्ट में चर्चा करी गई कि किन किन लोगों को या कैसे कैसे भारतीय जो लोग हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद ये तो रहा ही, बाद में देखिए 1928-9 के आसपास आपको क्या मिला, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जिन्ना फॉर्मूला भी दिया था जिसमें 11 सूत्र बताए गए थे, तो उसे 11 सूत्रीय जिन्ना फॉर्मूला कहते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने भी अपनी यंग इंडिया जो किताब थी उसमें भी चर्चा करी थी। ठीक है, तो ये सब चर्चा इतिहास में करेंगे हम लोग, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हुआ क्या था कि इन सब से कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, तो साइमन कमीशन ने क्या किया, ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 28 में और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। ठीक है, 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट सबमिट करने के साथ साथ अब ध्यान से समझना, ये 30 जून 1930 को बनती है, आप 1930 ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट सबमिट करी तो यहाँ एक बात के लिए एक रास्ता खोल दिया गया कि भाई जिस व्यक्ति को इस कमीशन की रिपोर्ट से कोई भी समस्या है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस कमीशन यानी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता तो कृपया करके क्या करिए, अपनी इस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए हमारे पास कहाँ आइए, लंदन आइए। लंदन में साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे और गोल मेज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चाय पी के गोल मेज पर चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। देखिए इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है, यहाँ सारी चीज़ों पे चर्चा नहीं करते चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाद में जब हम आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे तो वहाँ सारे गोल मेज सम्मेलन पढ़ाऊँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, गांधी जी की रिपोर्ट है ना, गांधी जी का 11 सूत्रीय फॉर्मूला था, जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला था, नेहरू रिपोर्ट में क्या था, उन सब की चर्चा करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी गोल मेज सम्मेलन हुए तो 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, एक 1930 में हुआ, एक 31 में हुआ, एक 32 में हुआ, लेकिन तीनों का कोई भी हल सामने निकल करके नहीं आया। 31 वाले में यानी कि दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे, लेकिन कोई भी वहां पर हल सामने होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब के चलते हुए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि कब तक ये करते रहेंगे, तो 1933 में यानी कि 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। 1933 में श्वेत पत्र जारी करा गया और इस श्वेत पत्र के माध्यम से नए होने वाले संविधान का एक रूपरेखा तैयार करी गई या पेश करी गई। 33 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए, एक तरीके से संविधान ही है, भारत शासन अधिनियम, नए संविधान की रूपरेखा
पेश की गई। ठीक है, एक रूपरेखा पेश की गई। इस श्वेत पत्र पर बहस करने के लिए इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसके चलते हुए एक संयुक्त समिति बनाई गई। ठीक है जी, संयुक्त समिति बनाई गई और इस संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसे दी गई? लिन लिथगो को इसकी अध्यक्षता दी गई। ठीक है, लिन लिथगो को क्या दी गई? इसकी अध्यक्षता वहाँ पर दी गई। इस पे बहस हुई, सब चीज़ों पे जांच हुई, संसद में बिल पेश हुआ, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस और है ना रॉयल्स, वहाँ बिल पेश करा गया, बिल पास हुआ और पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को सम्राट ने बिल पे स्वीकृति प्रदान करी। सम्राट ने बिल पर स्वीकृति दी और इसी स्वीकृति के बाद ये बिल क्या बना? भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 बना। ठीक है, ये क्या बना? भारत शासन अधिनियम 1935 बना। ठीक है, तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 बन करके तैयार हो गया। ये जो अधिनियम था ये संवैधानिकता के रूप में भारत के लिए बनाया हुआ सबसे बड़ा व जटिल दस्तावेज था और ये अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों के लिए कोई भी संवैधानिक सुधार करने में अंतिम बिल है या अंतिम कोई भी रिपोर्ट है या अंतिम एक तरीका का अधिनियम है। ठीक है, अंतिम बिल है या अंतिम अधिनियम है। इसके बाद अंग्रेज कोई भी संवैधानिक सुधार के लिए बिल नहीं ला पाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अंतिम है, जटिल दस्तावेज है, बड़ा था। कुल अनुच्छेदों की संख्या इसके अंदर 321 थी। ठीक है, 321 अनुच्छेद रखे गए, 10 अनुसूचियाँ थी इसके अंदर और इसके अंदर 14 भाग थे। ठीक है, जैसे अभी आप संविधान में देखते हो ना 12 अनुसूची है ना, 25 भाग, वर्तमान की बात करूं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसके अंदर जब ये बना था तो कितने अनुच्छेद थे? कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग इसके निर्माण के समय इसमें थे। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो महत्वपूर्ण चर्चा हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें रखी गई, इसमें क्या क्या सुधार करे गए, थोड़ा सा यहाँ जानने की कोशिश करते। चलिए, तो भारत सरकार अधिनियम के अंदर 35 के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ दी गई उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो मुख्य विशेषता इसकी क्या क्या है। पहली विशेषता देखो, अंग्रेजों ने एक बात कही कि हम पूरे भारत को मिला करके, यानी कि एक तरीके से जहाँ पर ब्रिटिश शासक हैं उनका राज है, दूसरा जितने भी कमिश्नरियाँ हैं और देसी रियासत है, ठीक है, सबको मिला करके क्या बनाएंगे? अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। सबसे पहली चीज़ अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी। ठीक है, ध्यान से देखो, 11 ब्रिटिश प्रांत इसके अंदर शामिल होंगे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का अपना डायरेक्ट शासन है। 6 कमिश्नरियों में शासन है, वहाँ वे शामिल होंगी और देसी रियासतें शामिल होंगी जो अपनी स्वेच्छा से शामिल होना चाहिए। ठीक है, अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी स्वेच्छानुसार, यानी कि इन सबको मिलाकर के क्या बनाना था? अखिल भारतीय संघ बनाना था। एक पूरा का पूरा देश बनाने के एक प्राण मूड में थे। ठीक है, लेकिन अंत टाइम में क्या हुआ कि जो देसी रियासतें थी इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। भाई ये शामिल भी क्यों हो? क्योंकि ये तो राजा लोग हैं, राजतंत्र का उपभोग कर रहे हैं, तो ये लोग शामिल क्यों होते और अपने अधिकारों को सीमित कराते हैं, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो सपना अंग्रेजों का था वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। और जब पूरा नहीं हो पाया तो अंग्रेजों ने फिर 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया। अब ये आता है कि प्रांतीय स्वायत्तता क्या है, यानी कि अब जो प्रांत है वो केंद्र के नियंत्रण में नहीं है। दूसरी बात,
प्रांत अपने नियम कानून, अपने विधि वो बना सकती है, साथ ही प्रांतों के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहे। अधीन नहीं रहे, यानी कि अब गवर्नर जनरल का यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी हस्तक्षेप है नहीं है। अब प्रांतियों को थोड़ी सी ताकत जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात यहीं पर ध्यान रखेंगे तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। प्रांतों का द्वैध शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। और द्वैध शासन कहाँ शुरू करा गया, ये केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन लगाया गया था उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और केंद्र के अंदर द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन क्या होता है बेटा, लागू होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी जाती है, साथ में ध्यान से देखना क्या करी जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना करी जाती है। देखो संघीय न्यायालय की स्थापना। हालांकि ध्यान सुनना, हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में बंगाल में एक क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। लेकिन अब भारत सरकार अधिनियम की चर्चा हो रही है, उसके बाद क्या करा जाता है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी जाती है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस लिख दूं मैं, आप मुख्य न्यायाधीश पूरा लिखेंगे। ठीक है, और 7 अदर जस्टिस यानी कि अन्य न्यायाधीश। ठीक है, पूरा लिखेंगे। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति करने का अधिकार किसे दिया जाता है, इंग्लैंड के सम्राट को, जो इस समय भारत का सम्राट भी है। ठीक है, इसे दिया जा रहा है, सम्राट को ये क्या दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, इस संघीय न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं है। ठीक है, ये निर्णय अंतिम नहीं है। इसके खिलाफ या इसके किसी भी निर्णय के खिलाफ जो प्रीवी काउंसिल होती थी वहाँ अपील की जा सकती थी। ठीक है, प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को संघीय न्यायालय के न्याय पर कोई शक है और वो चाहता है कि इस पर एक बार समीक्षा और की जाए, तो वो किस में कर सकता था, प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता था। अब प्रीवी काउंसिल क्या है, देखिए प्रीवी काउंसिल एक ऐसी संस्था होती है जो सम्राट बनाता है अपनी सलाह मशवरा के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसी संस्था जो सम्राट को सलाह देती है, ऐसी संस्था जो सम्राट को सलाह देती है। ठीक है, उसे हमने क्या नाम दिया, प्रीवी काउंसिल। तो इसमें अपील करी जा सकती थी। और ये काम करने से कब शुरू करा, 1 अप्रैल 1937 से संघीय न्यायालय ने काम करना शुरू करा। और शुरुआती दौर में जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो थे मॉरिस गवेयर। ठीक है, कौन, मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर। ठीक है, ये थे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मेरा सवाल यही आपसे एक है, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट बंगाल में बनाया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो इसके एक वो बनाए गए थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस। उन चीफ जस्टिस का क्या नाम था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। दोबारा सुन लीजिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो आपका चीफ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था बंगाल के अंदर, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग डालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। तो देखो दूसरी बात यहीं पे क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी था कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो, शक्तियों के बंटवारे हो। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो, शक्तियों का बंटवारा हो। तो इसी के चलते हुए हमने केंद्र की शक्तियाँ अलग करी, राज्य की शक्तियाँ अलग करी और दोनों की शक्तियाँ अलग करी। ठीक है, तो केंद्र व राज्य की शक्तियों में बंटवारा करा गया।
केंद्र राज्य मतलब प्रांत कह दो, प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा। और बंटवारा करते समय बात वही है, एक संघ सूची बनाई गई, एक प्रांत सूची बनाई गई और एक समवर्ती सूची बनाई गई। और ये वो उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें अलग अलग विषय भी रखे जाने थे, यानी कि केंद्र सरकार केवल किस पे काम करेगी, वो किसके अंदर है, संघ सूची में, जिसमें कितने विषय हैं, 59 विषय हैं। अब जो राज्य हैं, जो प्रांत है, वो किस पे काम करेंगे, वो सारे विषय कहाँ रखे गए, प्रांतीय सूची में रखे गए। इसके अलावा जो दोनों लोग काम कर सकते हैं, जिस पे राज्य भी काम कर सकता है यानी कि प्रांत भी काम कर सकता है और केंद्र भी काम कर सकता है, वो कितने विषय थे, 36 विषय थे। उन विषयों को कहाँ रखा गया, समवर्ती सूची के अंदर रखा गया, यानी कि शक्तियों का बंटवारा करा गया। साथ ही कुछ आपातकालीन अधिकार किसे सौंपे गए, वायसराय को सौंपे गए। ठीक है, यानी कि वायसराय को क्या सौंपे गए, आपातकालीन अधिकार, कि अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसके कुछ अधिकार किसके पास रहेंगे, ये वायसराय के पास रहेंगे, यानी कि सम्राट के प्रतिनिधि के पास वो सारे अधिकार रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी समस्या अब तक नहीं आ रही होगी और बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। चलिए देखो, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ नीचे दे ही देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा, आपके टेस्ट वगैरह भी मैं लूँगा, तो वहाँ आपको RO ARO लेवल के पेपर देखने को मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो दूसरी बात क्या है, मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने हेतु, ठीक है, एक रिजर्व बैंक की संकल्पना का भी आधार बनी। तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाना था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो वो भी इसका एक आधार बना कि यहाँ पर भी भारतीय रिजर्व बैंक आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए, शुरुआत अगर आप देखोगे हिल्टन यंग कमीशन 1926, या पूरी डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा मैं, आप चिंता मत करिए, एक एक सब्जेक्ट को आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज़ें शेयर करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ चर्चा करेंगे इस RBI बना कैसे, काम क्या होता, कैसे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक मसौदा तैयार करा गया कि हम लोग एक ऐसे केंद्रीय बैंक को बनाएंगे जो भारत के अंदर अपनी मुद्रा और साख को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी में ही क्या करेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में आता है कि इसी 1935 के अधिनियम से, ठीक है ध्यान समझना, इसी भारत सरकार के 1935 अधिनियम से क्या करा गया, जो म्यांमार है जिसे हम वर्मा भी कहते हैं, उसको भारत से अलग करा गया या म्यांमार को स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ठीक है, और ये सवाल आपने कई बार पेपर में देखा भी होगा कि म्यांमार को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अब देखो यहाँ सारी चीज़ें भारत में चल रही हैं, तो अब भारत परिषद का होना कुछ अनिवार्य नहीं है, इसलिए भारत परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद को क्या किया गया बच्चे, समाप्त किया गया। ठीक है, कि अब भारत परिषद यहाँ कोई रोल निभाने वाली नहीं है, भारत परिषद समाप्त हो जाती है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात और क्या है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं कि जो 1937 में इस अधिनियम के तहत ही 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए, प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए। और इस प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में जो कुल मिलाकर के 11 प्रांतों के अंदर हुए थे, इन 11 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा अपना एक तरीके से जीत दर्ज करी। 6 प्रांतों में कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनी और 2 प्रांतों में कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार बनी। ठीक है, यानी कि पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में या केंद्रीय विधानमंडल में भी किसका, कांग्रेस का बोलबाला देखने को मिलता है, साथ साथ प्रांतीय क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, विधानमंडलों के चुनाव यहाँ होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और क्या देख सकते हैं आप कि यहीं पे एक चीज़ और करी गई कि जो दलित वर्ग था, दलितों को
महिलाओं को व मजदूर वर्ग को अलग से निर्वाचन दिया गया, ठीक है, पृथक निर्वाचन दिया गया, ऐसे कह सकते हैं आप, पृथक निर्वाचन दिया गया। यानी कि ये वो जो संवैधानिक या ऐसे कहिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था उसका भी एक विस्तार होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर दलितों को, महिलाओं को और मजदूर वर्ग को अलग से क्या देखने को मिलता है, आपका निर्वाचन व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ कुछ ज़्यादा खास बात इसमें है नहीं। आप एक चीज़ ये बता सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, ठीक है। JLL ने क्या कहा था इसे, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा था, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। इसके अलावा देखिए यहाँ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो क्यों असफल रही, इसके लिए एक समिति बनाई थी, एक जांच समिति बनाई थी, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच हेतु या की जांच समिति बनाई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अलेक्जेंडर मूडीमैन, ठीक है। तो यहाँ ये सब बातें होती हैं। ये रहा भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन देखो इसके बाद क्या होता है, यहीं पे कि कांग्रेस से एक तरीके से इस्तीफा ले लिया जाता है। चलो मैं आगे बताऊंगा उस कहानी को, ठीक है। उस कहानी को फिर अगली क्लास में देखेंगे कि अब यहाँ क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 में, उस विश्व युद्ध से क्या प्रभाव पड़ता है। और अब देखिए एक तरीके से हम चीज़ों को अलग करना शुरू करेंगे। अब हम चीज़ों को रफ्तार भी देंगे और पॉलिटी वाला पार्ट जो बच्चे कह भी रहे थे कि सर पॉलिटी वाला पार्ट कर दीजिए, डीप पॉलिटी हमें पढ़नी है, तो डीप पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की तरफ हमारे कदम जो है वो आगे बढ़ने लगेंगे और इधर इतिहास वाला हिस्सा जो है वो अलग तरीके से मोड़ ले जाएगा, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें कॉमन थी या चार्टर एक्ट्स थे वो दोनों तरफ देखने पड़ते हैं हमें, यहाँ पर भी संवैधानिक विकास के अंदर भी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी, तो वो चीज़ें अभी तक हम देख रहे थे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। देखिए हिम्मत से मेहनत करना दोस्तों, एक एक बात को बहुत अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे अपने तक सीमित रखिए, काम करिए उसके ऊपर। आपके पास कोई भी किताब हो उसमें एक बार जाकर के इसे पढ़ लीजिए। मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी किताब आपके पास हो, बच्चे बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं सर कौन सी किताब पढ़ लें, देखिए किताब सब अच्छी हैं, बस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग एक बार अगर मुझे कहो तो मैं एक बुक लिस्ट आपको सजेस्ट भी कर सकता हूं, अगर आप उसे लेना चाहेंगे तो खरीद सकना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि बुक लिस्ट मिले मैं आपको बताऊं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना सर कि बुक लिस्ट बता दीजिए, मैं अगली एक वीडियो आपके लिए बुक लिस्ट के लिए बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आप लोग थोड़ा सा, अब मैं उत्तराखंड की तरफ भी नज़र रख रहा हूँ, उसे भी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जल्दी क्लास मिलेगी आप लोगों को। चलिए मेहनत करिए, हिम्मत करिए और दम लगा के पढ़िए, ठीक है। मिलेंगे चलिए अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।